नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये सारे प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। हम उन प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनसे जो भी रिलेटेड प्रश्न, जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारा 25 नंबर का क्लास है। अगर आप लोग इसको नहीं देखें तो चैनल जीएस बाय आकाश पे अपलोड है ये सभी क्लास, आप लोग देख लीजिए। 1 से लेकर के 25 तक के क्लास को आप लोग देख लीजिए, वहां पे अपलोड है। आज के क्लास में हम लोग 26 नंबर का क्लास करने वाले हैं स्टैटिक जीके का। ये हमारा 26 नंबर का क्लास होगा। तो ये है हमारा क्लास 26 नंबर का। चलिए इसे आज करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नहीं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है। किसका? वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है। और इस क्लास की खास बात है कि आप लगातार क्लास में बने रहते हैं, अंत तक वीडियो देखते हैं, क्लास को करते हैं, तो ये आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। देखिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण, ये वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? ये हमेशा चंद्र ग्रहण, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूर्णिमा के दिन लगता है। किस दिन के लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। हमेशा चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा? पूर्णिमा के दिन। वहीं अगर आपसे पूछे कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये कब लगेगा, तो सूर्य ग्रहण हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे ये अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या के दिन लगता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन हमेशा लगता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण की बात करें, जब चंद्र ग्रहण की बात करें, चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। जब सूर्य एंड चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखिए, ये घटना कैसे होती है। जैसे ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका चंद्रमा हो गया। अब क्या होती है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे जाता है, तब चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब इसके बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो देखिए, जो सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाएगी, जिसके वजह से चंद्र ग्रहण लग जाएगा और चंद्र हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। अगर आपसे पूछे कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण के बारे में बताइए आप लोग। अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, तो सूर्य ग्रहण आप लोग ध्यान रखेंगे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, देखिए सूर्य ग्रहण कब करेंगे? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक, देखिए कैसे। तो देखिए, ये आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है, ये सन है, ये पृथ्वी है, सन, पृथ्वी, और ये है आपके चंद्रमा, मून। तो देखिए कैसे हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो हम लोग क्या लिखे? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब होता है चंद्र ग्रहण। तो यहां मैंने फिगर गलत बना लिया। तो देखिए कैसे होता है चंद्र ग्रहण। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये आपका अर्थ है और ये आपका है चंद्रमा, यानी कि मून है। अब देखिए, सूर्य से प्रकाश, जब सूर्य हमें तब दिखाई देगा जब बीच में चंद्रमा नहीं रहेगा। तो बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हमें पृथ्वी से, ये हमारा पृथ्वी से सूर्य नहीं दिख पाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण की घटना। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है।
ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य ग्रहण कब लगता है, ये हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चंद्र ग्रहण कब कैसे होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यहाँ पे देखिए हमने बताया सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ये होता है कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण। क्योंकि तब हमें चंद्रमा नहीं दिख पाएगी, चंद्रमा हमें नहीं दिख पाएगी, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है और चंद्रमा पे जब खुद प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा तो चंद्रमा हमें नहीं दिख पाएगी। और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। बात करें अगर उत्तरी गोलार्ध की, तब पूछेगा अगर उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन कब होता है, तो आप लोग बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर के दिन होता है। अब उत्तरी गोलार्ध में अगर आपसे पूछे कि बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है, तब ये होता है 21 जून के दिन। कब होता है, 21 जून के दिन। क्यों 21 जून के दिन बड़ा होता है, दिन क्यों बड़ा होता है, तो 21 जून के दिन सूर्य कहाँ पे होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 21 जून के दिन सूर्य होता है कर्क रेखा पे, कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा आप सभी जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध की बात कर ले, थोड़ा सा दक्षिणी गोलार्ध की बात कर ले, तो ये बताइए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। जब सबसे बड़ा दिन होगा जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तब सबसे बड़ा दिन होगा। अब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, तो ये होता है आपके 22 दिसंबर के दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इस दिन बड़ा दिन होता है। अब उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। अब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, तो हमने बताया कि 21 जून के दिन सूर्य अधिकतम एकदम उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो 21 जून के दिन यहाँ पे छोटा दिन होता है। ये बातें आप लोग, सबसे छोटा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर के दिन, अब सबसे छोटा दिन 21 जून के दिन होता है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उत्तरी छोटा दिन क्यों होता है, क्योंकि इस दिन छोटा दिन क्यों होता है, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पे होता है। तो इस दिन सूर्य जो है बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूर्य इस दिन मकर रेखा पे होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मकर रेखा पे होता है। ठीक, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर के दिन, क्योंकि इस दिन सूर्य कहां पे होता है, 22 दिसंबर के दिन सूर्य कहां पे होता है, कर्क रेखा पे होता है, कर्क रेखा पे होता है। और उत्तरी गोलार्ध में इसलिए यहां पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून के दिन, क्योंकि इस दिन सूर्य कब होता है, कहां होता है, कर्क रेखा पे। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर के दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, 21 जून के दिन होता है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि 21 जून के दिन सूर्य कहां पे होता है, कर्क रेखा पे होता है, और 22 दिसंबर के दिन सूर्य कहां पे होता है, मकर रेखा पे होता है। अगला प्रश्न कि रामचरितमानस किसने लिखी थी, तो रामचरितमानस की बात करें तो ये तुलसीदास ने लिखी थी। किसने लिखी थी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखी थी। अगर आपसे पूछे कि तुलसीदास ने रामचरितमानस तो लिखा, तो ये किस भाषा में लिखा था, तो ये अवधी भाषा में लिखे थे। किस भाषा में, अवधी भाषा में। अब जबकि अगर आपसे पूछे कि रामायण किसने लिखा था, तुलसीदास अगर आपसे पूछे कि किसके समकालीन थे, तो ये भी आप लोग बता देंगे तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। ठीक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि अगर आपसे पूछे कि रामायण किसने लिखा था, रामायण किसने लिखा था, ये रामचरितमानस और रामायण दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपसे पूछे कि रामायण किसने लिखा था, तो आप लोग बताएंगे कि किसने लिखा था, तो रामायण किसने लिखा था, आपके महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस रामायण में पूछा गया है एग्जाम में कि कितने अध्याय हैं, तो रामायण में कुल 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे बाल रामायण किसने लिखा था, बाल रामायण के लेखक कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बाल रामायण के लेखक कौन है, राजशेखर है। कौन है बाल रामायण के लेखक, राजशेखर
ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी। तो रामचरितमानस अगर पूछे तो आप लोग तुलसीदास बताएंगे, तुलसीदास बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि रामायण किस भाषा में कौन लिखा था, तो वो वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था। अब तुलसीदास के बारे में 2 पॉइंट और कि इनकी भाषा किस भाषा में रामचरितमानस लिखा गया था, तो अवधी भाषा में ये लिखे थे। उसके बाद ये तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बाल रामायण किसने लिखा था, तो राजशेखर ने बाल रामायण लिखा था। अब जबकि रामायण में अध्याय पूछे तो 7 बता देंगे, अध्याय इसमें कितने हैं, 7 बता देंगे। अब क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम एशियाई खेल। देखिए एशियाई खेलों के बारे में भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित हुए थे। तब अगर आपसे पूछे कि प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे, तो ये आप लोग बताएंगे कि 1951 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कहां पे हुआ था, तो ये बताएंगे आप लोग नई दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि एशियाई खेल का, यहाँ पे एशियाई खेलों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एशियाई खेल का जनक कौन सा देश माना जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एशियाई खेलों का जनक देश अगर आपसे पूछे कौन है, तो वो है अपना भारत। एशियाई खेल का जनक देश कौन सा है, भारत है। अगर आपसे पूछे कि एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था, तो उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एशियाई खेलों का नामकरण किया था। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे एशियाई खेल से संबंधित। देखिए अगर आपसे पूछे कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित हुआ, तो 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ये तो था प्रश्न की बात। अब कुछ एडिशनल पॉइंट देखते हैं। एशियाई खेलों का जनक देश पूछे तो भारत बताएंगे। एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है, तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब हम लोग किस यंत्र से मापते हैं, तो ये आप लोग बता देंगे कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल की आर्द्रता मापना हो, अगर वायुमंडलीय वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं, किस यंत्र से वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं, तो ये मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किस मीटर से वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापते हैं, तो वो आपको बताएंगे हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। अब वायुमंडल के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पर वायुमंडल के बारे में हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल आ गया तो वायुमंडल से संबंधित क्या बातें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल के सबसे नीचे स्थित परत कौन सी है, तो सबसे नीचे स्थित परत है वायुमंडल की क्षोभ मंडल। कौन सा है, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल से क्या बात रखेंगे कि मौसम संबंधी सभी घटना होती है क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधित सभी घटना किस मंडल में होती है, जैसे मेघ गर्जन हो गया, यानी कि बादल गरजना हो गया, बादल बनना हो गया। उसके अलावा हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं। वायुयान पूछ ले तो वो आयन मंडल में, वायुयान पूछ ले तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक, और जो है पानी बरसना, बिजली चमकना, ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक, नीचे की परत है, ये सबसे नीचे की परत है। अब समताप मंडल की बात कर ले, इसके ऊपर पाया जाता है, जस्ट ऊपर इसके समताप मंडल होता है। समताप मंडल जस्ट इसके ऊपर होता है, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर। और समताप मंडल की 2 बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। और समताप मंडल के बारे में एक कि यहाँ पे वायुयान उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग, वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं, तो समताप मंडल में, जबकि हेलीकॉप्टर पूछ ले तो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। तो ये दोनों मंडलों के बारे में आप लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, अगर आप पूछे कि वायुमंडल दाब मापने का यंत्र कौन सा है, तो बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब। जबकि अगर आपसे पूछे कि वायुमंडलीय आर्द्रता किस यंत्र से मापते हैं, तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है
ये हाइग्रोमीटर से मापते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। अब वायुमंडल की बात करें, सबसे नीचे की परत होती है क्षोभ मंडल, और मौसम संबंधी सभी घटना किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। अगर समताप मंडल की बात करें तो ओजोन परत किस में पाया जाता है? समताप मंडल में। और वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं? ये समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समताप मंडल के ऊपर स्थित मंडल कौन सा है? तो समताप मंडल के जस्ट ऊपर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को आयन मंडल मिलेगा। कौन सा मंडल? आयन मंडल मिलेगा। अब आयन मंडल की एक विशेषता है कि इसमें संचार सुविधा जो है, संचार सुविधा की जो वहां पे संचार सुविधा की जो किरण है भेजी जाती है, वहां से टकरा कर वापस आती है। ये सभी जो सुविधा है, जो संचार संबंधी जो भी सुविधाएं होती हैं, वो आपकी आयन मंडल में। अब अगर आप पूछे कि हमारे जो वायुमंडल है उसका सबसे बाहरी मंडल कौन सा होता है? सबसे बाहरी मंडल कौन सा होता है? जो हमारा वायुमंडल है उसका सबसे बाहरी मंडल कौन सा होता है? तो सबसे बाहरी मंडल जो है हमारे वायुमंडल का, सबसे बाहरी मंडल है वो होता है आपका बहिर्मंडल। क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल बोलते हैं। तो इतनी सारी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे, बहिर्मंडल होता है। ठीक, तो अब इसका रिवीजन कर लेंगे। देखिए, समताप मंडल के ऊपर स्थित मंडल को क्या बोलते हैं? उसको आयन मंडल बोलते हैं। समताप मंडल के जस्ट ऊपर स्थित होता है और इसमें संचार सुविधा की जो भी चीजें होती हैं, वो संचार संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो आयन मंडल में होती है। अब सबसे बाहरी मंडल कौन सा होता है हमारे वायुमंडल का? तो बहिर्मंडल होता है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखिए, ये जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है और ये 2011 से जो जनगणना हुई थी उससे हम लोग देखेंगे, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई, तब से लेके अभी तक जनगणना हुई नहीं, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछ ले तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ख्याति प्राप्त है अपने भारत देश को। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है? अपने भारत देश में है। और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है? तो चीन देश में, अपने पड़ोसी देश चीन है। ठीक, सेकंड नंबर पे। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या तो भारत में बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है आपका वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अब वेटिकन सिटी में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अगर भारत की, वहीं भारत में आते हैं। अब देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है। तो भारत में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है। अगर आप सबसे ज्यादा जनसंख्या, अगर आपसे पूछे कि भारत में जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। कौन सा है? सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो ये बातें आप लोग, इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। जैसे हमने क्या यहाँ पे पढ़ा कि जैसे अगर आपसे पूछ ले कि भारत में अगर आप संसार में, पूरे विश्व की बात कर रहा है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, दूसरे नंबर पे आपका चीन है। अब सबसे कम जनसंख्या संसार में किस देश में है? तो वो है वेटिकन सिटी के पास सबसे कम जनसंख्या। अब भारत में आ जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भारत का, तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का तो सिक्किम में है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं, यह भी पूछा गया एग्जाम में। विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई के दिन हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। 11 जुलाई के दिन हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? अगर आपसे पूछे कि महान न्यायवादी को हटाने की बात करें, अगर महान न्यायवादी को नियुक्ति कराने की बात करें, या फिर महान न्यायवादी को शपथ दिलाने की बात करें, शपथ दिलाने की बात, तो ये सारे काम कौन करते हैं? ये सारे काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी महान्यायवादी को नियुक्त करेगा, महान्यायवादी को शपथ दिलाएगा, और महान्यायवादी को उनको पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्योंकि
जो कि क्योंकि जो राष्ट्रपति महान्यायवादी का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होता है, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है, जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा दे, तो ये होता है महान्यायवादी का पद, इच्छा अनुसार होता है। तो अब देख लेते हैं, अब अगर आपसे पूछे कि महान्यायवादी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो महान्यायवादी का पद अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में है, तो ये भी बताएंगे आप लोग, अनुच्छेद नंबर 76 में है महान्यायवादी का पद। किस अनुच्छेद में है? भारत में एक महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद नंबर 76 में ये बात कही गई है। ठीक, अब महान्यायवादी के बारे में देख लेते हैं। महान्यायवादी के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं कि महान्यायवादी पहले हमारे भारत के, अगर आपसे पूछे कि पहले महान्यायवादी कौन थे, तो ये थे MC सीतलवाड़। पहले महान्यायवादी कौन थे? तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। अगर आपसे पूछे कि भारत के वर्तमान समय महान्यायवादी कौन है, तो वो है आपके R वेंकट रमणी। कौन है? R वेंकट रमणी है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। R वेंकट रमणी भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। और महान्यायवादी की पद किस अनुच्छेद में है? हमने बताया कि ये अनुच्छेद नंबर 76 में भारत में एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी का पद अनुच्छेद नंबर 76 में है। ठीक, देख लेते हैं एक बार रिवीजन करके। महान्यायवादी के बारे में ये पॉलिटी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महान्यायवादी, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी को हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सभी का जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि जो महान्यायवादी का पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होता है, कि मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी बने रहेंगे अपने पद पे, नहीं तो भैया हटिए यहाँ से। फिर महान्यायवादी का पद जो है अनुच्छेद 76 में भारत में एक महान्यायवादी होगा, ये बातें कही गई है। अब महान्यायवादी के बारे में और कुछ चीजें, जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। भारत के वर्तमान समय महान्यायवादी कौन है? वेंकट रमणी है। कौन है? R वेंकट रमणी। महान्यायवादी का पद एक बार फिर से आप लोग देखेंगे, अनुच्छेद नंबर 76 में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? अब साक्षरता दर यानी कि परसेंट पूछ रहा है, दर मतलब प्रतिशत, कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है। किस में है? बिहार में। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो केरल राज्य में। कहां पे? केरल राज्य में है। कितना है? 94% केरल राज्य में साक्षरता है। ठीक, अब संघ राज्य क्षेत्रों में देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश में आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे है, सबसे कम जनसंख्या कहां पे है, तो ये बातें आप लोग नोट कर लेंगे केंद्र शासित प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, किस यूटी में सर्वाधिक, साक्षरता की बात हो रही थी ना, तो यूनियन टेरिटरी में पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है, किस यूनियन टेरिटरी में है, तो वो आप लोग बताएंगे लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा साक्षरता है। अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप हमारा एक द्वीप यूनियन टेरिटरी है जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे सर्वाधिक साक्षरता, अगर आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम, यूटी यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे कम साक्षरता किस में है, तो सबसे कम साक्षरता ये दादर और नगर हवेली में है। दादर और नगर हवेली में सबसे कम साक्षरता है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम साक्षरता वाला दर राज्य कौन सा है, तो सबसे कम साक्षरता जो है, सबसे साक्षरता का मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं बिहार में। अब सर्वाधिक साक्षरता यानी कि सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में पढ़े लिखे लोग हैं, वो केरल में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रतिशतता कितनी है? 94%। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में देख लेते हैं, जैसे हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, और
28 राज्य हैं। तो राज्यों में हमने देखा कि सबसे कम साक्षरता बिहार में है और सबसे अधिक साक्षरता केरल में है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में देख लेते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी है, सबसे ज्यादा साक्षरता है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है भारत में, यानी कि सबसे कम साक्षरता किसके पास है, तो वो है दादर और नगर हवेली के पास है। ये एक यूनियन टेरिटरी है भारत का। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत कौन संबंधित था। तो इससे संबंधित था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का यह सिद्धांत था। ये जो भारत के प्रांत थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहा था और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, जिसे कहा गया व्यक्तिगत का सिद्धांत। ठीक, या फिर इसे कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी की विनय नीति कहा जाता है, या फिर इसे ही कहा जाता है हड़प नीति। तो सब बातें आप लोग याद रखेंगे, इसे ही हड़प नीति भी कहा जाता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो इसकी व्यक्तिगत सिद्धांत है, जो लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत है, इसका सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था। सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था। तो सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था लॉर्ड डलहौजी ने, किसे, सतारा को। सतारा को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था और ये सतारा को 1884 में मिलाया था। सबसे पहले 1848 में मिलाया था सबसे पहले। तो ये भी बात पूछी जाती है, सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के दौरान किसे मिलाया था, तो वो मिलाया था किसको, सतारा को। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अस्थाई बंदोबस्त भारत में किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था, ये भी बता दीजिए आप लोग। अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू किसने की थी, तो वो शुरू की थी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहे जाते हैं, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहे जाते हैं भारत में, तो स्थानीय स्वशासन के जनक की बात करें, इसकी शुरुआत कौन किया था, तो इसकी शुरुआत रिपन ने किया था। किसके ने, लॉर्ड रिपन ने किया था। तो ये दोनों बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा तो है, तो व्यक्तिगत सिद्धांत या विलय नीति या फिर हड़प नीति, ये किसकी है, तो ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। और इसके दौरान ये इसके तहत क्या कर रहा था, ये जो भारत के प्रांत थे, जो राजा लोग थे, उनके साम्राज्य को छीन करके वो अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ले रहा था और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। और इसके सर्वप्रथम शिकार हुए थे सतारा। सबसे पहले सतारा को इसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, कब, 1884 में। 1884 में मिलाया था, सॉरी 1848 में। अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। जबकि स्थानीय स्वशासन शुरू करने की बात कहे तो वो रिपन को आप लोग लगाएंगे। स्थानीय स्वशासन भारत में रिपन शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो ध्यानचंद जो है वो हॉकी से संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। और मेजर ध्यानचंद के अगर आपसे पूछे कि इनका जन्मदिन कब होता है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन कब होता है, तो ये होता है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन कब होता है, ये होता है 29 अगस्त के दिन। कब होता है, मेजर ध्यानचंद का दिन 29 अगस्त के दिन। और इस दिन हम लोग इनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस, इस दिन हम लोग पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब कुछ खिलाड़ी हैं और वो किस खेल से संबंधित है, इस बात को देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, तो विश्वनाथ आनंद के बारे में ध्यान रखेंगे। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और ग्रैंड मास्टर किस खेल में होते हैं, ये शतरंज से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। वहीं आपसे पूछ ले कि सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है, सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है, तो वो संबंधित है, ये भी हॉकी से ही संबंधित है। किससे, हॉकी से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे जसबीर सिंह किस खेल से संबंधित है, जसबीर सिंह किस खेल से संबंधित है, तो ये कबड्डी से संबंधित है। किस खेल से, कबड्डी से संबंधित है। सचिन तेंदुलकर, आप लोग अगर आपसे पूछे तो सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है, यहाँ पे लिख लीजिए।
सचिन तेंदुलकर। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। किस खेल से? क्रिकेट से। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी से संबंधित है। किस खेल से? हॉकी से संबंधित। और इनका जन्मदिन कब होता है? 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है और इस दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो वो शतरंज से संबंधित है। उसके अलावा सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। जसबीर सिंह कबड्डी से संबंधित है और सचिन तेंदुलकर हमारे क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के बचपन का नाम। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि इनके बचपन का क्या नाम था, शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था, तो इनका नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। और शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? ये आप लोग बताएंगे। इनके बचपन का नाम फरीद खां था और इन्होंने बचपन में एक शेर मार दिया था। बचपन में इन्होंने एक शेर मारा था और जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? शेरशाह सूरी। अब ये शेरशाह सूरी एक वंश होता है जिसका सूर्य साम्राज्य, तो सूर्य साम्राज्य के ये संस्थापक होते हैं। सूर्य साम्राज्य का अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन है, तो शेरशाह सूरी हैं, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक। ठीक, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी की क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, मृत्यु किस जगह पे हुई, ये पूछा जाता है। तो इनकी मृत्यु कालिंजर में हुई थी। कहाँ पे? कालिंजर में इनकी मृत्यु हुई थी और ये वहां पे गोला दाग रहे थे, उस दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका मकबरा कहाँ पे हुआ? जब मृत्यु हो जाएगा तो पूछा जाएगा कि इनका मकबरा बता दीजिए कहाँ पे बना है। तो मकबरा इनका हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इनका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? सासाराम में बना हुआ है। कहाँ पे? सासाराम। और सासाराम कहाँ पे पड़ता है? ये बिहार राज्य में स्थित है। इनका मकबरा कहाँ पे? सासाराम, बिहार में बना हुआ है। अब इनके कुछ काम देख लेते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे जीटी रोड, आप लोग जानते होंगे, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड बोला जाता है, जीटी रोड, इसका इन्होंने निर्माण करवाया था। जीटी रोड का निर्माण करवाया था। और एक काम और आप लोग ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र का नाम आप लोग सुने होंगे। पाटलिपुत्र का नाम इन्होंने बदल करके पटना किया था। क्या किया था? पटना किया था। ठीक, तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने ही किया था पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं इन सभी प्रश्नों का। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका बचपन का नाम था फरीद खां। क्या था बचपन का नाम? फरीद खां था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सूर्य साम्राज्य के बारे में बात करें, इसके संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी सूर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में हुई थी और वहां पे ये गोला दाग रहे थे, उस दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और मकबरा इनका कहाँ पे बना हुआ है? सासाराम, बिहार में इनका मकबरा बना हुआ है। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। पाटलिपुत्र का नाम बदल करके इन्होंने पटना किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कांग्रेस से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम बहुत बार आपको कांग्रेस से प्रश्न बताते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होता है सब बताया जाता है। तो देखिए, कांग्रेस की बात करें, स्थापना इसकी 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो एयू ह्यूम ने किया था। किसने? एयू ह्यूम ने किया था। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की स्थापना एयू ह्यूम ने किया था। अब आगे बात कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में। अगर आपसे पूछे कि पहली बैठक कब हुई थी, कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी, और इस दौरान जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इस दौरान पूछा जाता कि किसका कार्यकाल था, तो इस दौरान कार्यकाल था डफरिन का। किसका कार्यकाल था? डफरिन का कार्यकाल था। कांग्रेस के बारे में अगर आपसे पूछे कि पहली बैठक कब हुई थी, तो 1885 में ही इसकी पहली बैठक हुई थी। और कहाँ पे हुई थी इसकी पहली बैठक? तो मुंबई में हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में हुई थी। और इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? तो 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे?
WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। तो ये बातें आप लोग, सारी बातें हमने बता दिया, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई। किसने किया? तो ये आप लोग बताएंगे एओ ह्यूम ने किया था। किसने? एओ ह्यूम ने किया था। अब किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये डफरिन के समय में हुआ था। और बात करते हैं कांग्रेस की पहली बैठक, तो 1885 में मुंबई में हुई थी और 72 लोग इसमें शामिल होते, 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। और अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय पूछ ले या फिर अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले। अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले तो दोनों का जवाब कौन हो जाएगा? अंतिम गवर्नर जनरल या फिर प्रथम वायसराय, दोनों का जवाब ही कौन हो जाएगा? कैनिंग। दोनों का जवाब कौन हो जाएगा? कैनिंग। और कैनिंग के समय में कुछ काम हुए थे, जो काम हमें याद रखना है। कैनिंग के समय में क्या क्या कार्य हुए थे? तो इसके समय में ही 1857 का क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। क्रांति 1857 की क्रांति ये कैनिंग के समय में हुई थी, जो भारत का पहला सैनिक विद्रोह था। भारत का पहले सैनिक विद्रोह 1857 की क्रांति थी। अब बात कर लेते हैं इनके समय में आईपीसी जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? इंडियन पैनल कोड बोलते हैं। और एक तो है आपका सीआरपीसी को क्या बोलते हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये दोनों पारित हुए थे, इसके समय में ही ये दोनों पारित हुए थे। ठीक, तो ये बातें, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री से कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग था भारत का पहला वायसराय। कौन था? कैनिंग था भारत का पहला वायसराय। और भारत का पहला वायसराय पूछ ले या फिर अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले तो दोनों ही कौन था? कैनिंग था। और इसके समय में कुछ कार्य हुए थे, जैसे 1857 की क्रांति पूछे किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी या फिर किस वायसराय के समय में हुई थी? 1857 की क्रांति कैनिंग के समय में हुई थी। आईपीसी जिसे इंडियन पैनल कोड बोलते हैं, सीआरपीसी जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, ये पारित किसके समय में हुआ था? कैनिंग के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आप लोग ध्यान रखेंगे कुमार गुप्त हैं। कौन है? कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें कि ये स्थित कहां पे है? तो ये स्थित है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार में। इसके बारे में हमने कल के क्लास में बताया। अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन से चीनी यात्री आकर के अध्ययन किए थे, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वेनसांग आकर के अध्ययन किया था। कौन? वेनसांग जो कि एक कौन था? एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री था, ये भारत आता है और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। तो ये भी बातें पूछी गई है। अब अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को आगे चल करके ध्वस्त किसने करवाया था, तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। किसने? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया था, जो कि गोरी का सेनापति था। गोरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त किस वंश के शासक थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये गुप्त वंश के शासक थे। किस वंश के? गुप्त वंश के शासक हैं कुमार गुप्त। और बात कर लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो बिहार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हो गए कुमार गुप्त। स्थित कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय में अगर आपसे पूछे कि कौन आकर के यहाँ पे अध्ययन किया था, तो वेनसांग आकर के यहाँ पे अध्ययन किया था। वेनसांग आकर के यहाँ पे अध्ययन किया था, और ये एक चीनी यात्री था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आगे अगर आपको चैनल क्या बोलते हैं क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि फॉकलैंड द्वीप किस महासागर का है? तो फॉकलैंड द्वीप जो है वो अटलांटिक महासागर का है। यहाँ पे लिखेंगे अटलांटिक महासागर का फॉकलैंड द्वीप है,
ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट महासागरों में स्थित द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे अटलांटिक महासागर में और कौन सी चीजें स्थित है, तो अगर आपसे पूछे कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है, बरमूडा त्रिभुज जिसे बोलते हैं, बरमूडा त्रिभुज, ये भी कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। और एक यहाँ पे द्वीप है जिसे सालेसेट द्वीप बोलते हैं, अटलांटिक महासागर में। कैरिबियन द्वीप अगर आपसे पूछे, कैरेबियन द्वीप अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो वो भी आपके अटलांटिक महासागर में कैरेबियन द्वीप भी है। ठीक, तो दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि अगर आपसे पूछे कि हवाई द्वीप कहाँ पे स्थित है, किस महासागर में, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है, या फिर अगर आपसे पूछे कि हवाई द्वीप और जापान किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर दूसरी बात अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि बोर्नियो द्वीप किस महासागर का है, बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। किस महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हिंद महासागर में स्थित है। तो आगे इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इसका रिवीजन करेंगे कि फॉकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में है। किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में स्थित है फॉकलैंड द्वीप। अगर आपसे पूछे कि बरमूडा त्रिभुज कहाँ पे स्थित है, तो बरमूडा त्रिभुज जो है ये आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, एस की आकृति का है ये। कैरेबियन द्वीप अगर आपसे पूछे तो भी ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप और जापान ये दोनों प्रशांत महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप और जापान प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। बोर्नियो द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। आगे है पंचायती राज क्या है, तो पंचायती राज है एक प्रशासनिक संरचना है। पंचायती राज के बारे में लिखेंगे कि ये एक प्रशासनिक संरचना है। पंचायती राज एक प्रशासनिक संरचना है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि ग्राम पंचायत का गठन कहां पे हुआ था, ग्राम पंचायत का गठन, ये ग्राम पंचायत का गठन अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर 40 में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, अनुच्छेद नंबर 40 में है। अब ग्राम पंचायत के समर्थन में कौन थे, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके समर्थन करते थे। ग्राम पंचायत की गठन के बारे में बात करें तो इसके समर्थक कौन थे, तो वो महात्मा गांधी जी थे। ठीक, महात्मा गांधी जी ग्राम पंचायत का समर्थन करते थे। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे, उसके अलावा एक बात और, आप लोग 73वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में, जो कि लागू हुआ था 93 में, 73वां संविधान संशोधन 1992। और ये अगर आपसे पूछे कि 73वां संविधान संशोधन, इसका संबंध किस चीज से है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका संबंध है पंचायती राज से, पंचायती राज्य से संबंधित है। अब इसके तहत संविधान में कौन सा भाग जुड़ा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भाग 9 में जुड़ा। और इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ में पंचायती राज व्यवस्था 243 ओ में है। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 243 ओ में है, तो वो पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए, हमने क्या बताया कि पंचायती राज क्या है, तो ये एक प्रशासनिक संरचना, पंचायती राज एक प्रशासनिक संरचना है। अब 73वां संविधान संशोधन 1992 ये संबंधित किससे है, तो पंचायती राज से ही संबंधित है, जिसे भाग 9 में रखा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया हमारे संविधान में। और फिर इसके अनुच्छेदों को कहां से कहां तक बनाया गया, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक। ठीक, ग्राम पंचायत की गठन की बात करें तो वो अनुच्छेद 40 के दौरान राज्य क्या करता है, ग्राम पंचायतों का गठन करता है। अब समर्थन कौन थे, ग्राम पंचायत के समर्थक महात्मा गांधी जी इसके सपोर्टर थे, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और लॉ अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है, तो लॉ अयस्क ये इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है, ये धारावार चट्टानों से पाया जाता है। लॉ अयस्क जो है वो धारावार चट्टानों से पाया जाता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, धारावार चट्टानों से लौह अयस्क पाया जाता है। अब कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। धारावार चट्टानों से लौह अयस्क पाया जाता है, तो अब लौह अयस्कों के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे लौह अयस्क हमारे
कुछ लॉ एस्क के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए लॉ एस्क कौन कौन से, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मैग्नेटाइट ये लॉ एस्क है, मैग्नेटाइट लॉ एस्क है। हीमेटाइट ये भी लॉ एस्क है। उसके अलावा सीडेराइट, सीडेराइट लॉ एस्क है। और एक आपका हो जाएगा कौन, एक आपका हो जाएगा सीडेराइट और एक आपका हो गया लिमोनाइट, लिमोनाइट। तो ये लॉ के प्रमुख एस्क हैं, ये लोहे के प्रमुख एस्क है। अब मैग्नेटाइट जो हमने बताया ये लोहे का जो एस्क है, इसमें सर्वाधिक लोहा की मात्रा होती है, सर्वाधिक लोहे की मात्रा होती है। सर्वाधिक लोहे की मात्रा किस प्रकार के लोहे में होती है, तो वो मैग्नेटाइट लोहे में सर्वाधिक लोहे की मात्रा होती है। जो अयस्क होता है, जो अयस्क मैग्नेटाइट होता है उसमें सर्वाधिक लोहा होता है। अब हीमेटाइट के बारे में बात करेंगे। हीमेटाइट ये लॉ अयस्क है दूसरे नंबर का। और इसमें क्या है, इसमें ये वाला जो लॉ अयस्क है वो भारत में सर्वाधिक उत्पादन इस वाले लॉ अयस्क का होता है। तो वो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये दोनों बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि लॉ अयस्क किस क्रम के शैलों में पाया जाता है, तो ये धारावार चट्टानों में, लॉ अयस्क धारावार चट्टानों में पाए जाते हैं। अब लॉ अयस्कों के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे इसके कुछ लॉ अयस्क मैग्नेटाइट हो गया, हीमेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया लॉ एस्क है, और लिमोनाइट हो गया। ठीक, दो लॉ एस्कों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। मैग्नेटाइट जो लॉ एस्क है इसमें सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा होती है, यानी कि सर्वाधिक लोहे की मात्रा होती है। और हीमेटाइट जो लॉ एस्क है इसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण लगाता है। तो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण लगाने का काम है लोक लेखा समिति की। लोक किसका कार्य है, ये सार्वजनिक व्यय पे संसदीय नियंत्रण लगाने का काम लोक लेखा समिति की है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति सार्वजनिक व्यय पे रोक लगाता है। और लोक लेखा समिति के बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एडिशनल पॉइंट। ठीक, लोक लेखा समिति ये संसद की सबसे पुरानी समिति है, संसद की सभी समितियों में से सबसे पुरानी समिति है। ठीक, तो वो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। संसद के सभी समितियों में से सबसे पुरानी समिति है। और लोक लेखा समिति में अगर आपसे पूछे कि कितने सदस्यों का ये पैनल होता है, तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। जिसमें लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से लोक लेखा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। अब जबकि अगर आपसे पूछे कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछे कि लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का होता है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। हम लोग बढ़ेंगे अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपसे पूछे कि लोक लेखा समिति जो है ये अपना रिपोर्ट किसे देता है, लोक लेखा समिति जो अपना रिपोर्ट किसे देता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अपना रिपोर्ट जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसे, लोकसभा अध्यक्ष को ये अपना जाकर के रिपोर्ट देता है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण लगाने का काम करता है, तो सार्वजनिक व्यय जो खर्च होता है सार्वजनिक तौर पे, उस पे जो है नजर रखने का काम कौन करता है, लोक लेखा समिति करता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब लोक लेखा जो समिति है वो संसद की सबसे पुरानी समिति है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं, लोकसभा से, और 7 सदस्य कहाँ के होते हैं, वो राज्यसभा के होते हैं। अब कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। और इस 1 वर्ष के बाद दूसरे लोग आएंगे। और फिर रिपोर्ट किसे देता है, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट देता है। ठीक, तो ये सभी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस संस्था की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। तो असहयोग आंदोलन यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे असहयोग
आंदोलन जिसे चलाया था गांधी जी ने और उनके समर्थकों ने। असहयोग आंदोलन, अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था तो ये शुरू हुआ था 1920 को। अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था, असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था तो वो शुरू हुआ था 1920 को। अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन समाप्त कब किया गया था तो चौरी चौरा घटना के दौरान 1922 में इसे जाकर के समाप्त किया गया। अब इसके दौरान पूछ रहा है कि किन किन संस्थाओं का स्थापना हुआ, तो इसके दौरान कुछ संस्थाओं के स्थापना हुई थी जो कि मुख्य संस्था है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसके दौरान जो है काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, काशी विद्यापीठ की इसके दौरान स्थापना हुई। और काशी विद्यापीठ के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना जो है 1921 में हुई थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना देखिए इसी के बीच में पड़ रहा है ना, 1920 और 22 के बीच में काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई इसी के दौरान, और बिहार विद्यापीठ की स्थापना भी 1921 में ही हुई थी। और इसी के दौरान एक गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। तो ये हुई थी, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए हमने क्या आपको बताया कि किस संस्था की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, और इसके ऊपर वाला जो प्रश्न था ये पॉलिटी का प्रश्न है। तो इस एक क्लास से आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो वो शुरू हुआ था 1920 में और समाप्त कब हुआ था 1922 चौरी चौरा घटना के दौरान। बाद गांधी जी ने इसे समाप्त करने का निर्णय बारदोली अधिवेशन में लिया था। अब ये पूछ रहा है कि 1920 और 1922 के बीच में कौन कौन सी संस्था की स्थापना की गई। तो इस संस्था की काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई जो कि 1921 में हुई, और बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई, और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना इसी दौरान हुई थी, वो हुई थी 1920 में। अब ये तीनों जो विद्यापीठ हैं इसके संस्थापक कौन है ये आप लोग बताएंगे। तो इन सभी के संस्थापक अगर आपसे पूछ ले कौन थे तो इस सभी की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने, महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और कह रहा है कि नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में है, तो ये है आपके कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। नचिकेता भगवान यम से मृत्यु के रहस्यों के बारे में पूछ रहे थे। कठोपनिषद में इन चीजों का उल्लेख मिलता है। ठीक, कठोपनिषद। अब ये बातें आप लोग समझ चुके हैं, इसे आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। और अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य ऐसे मिलता है, याज्ञवल्क्य एंड गार्गी, याज्ञवल्क्य एंड गार्गी संवाद ये किस उपनिषद में है, तो ये है आपके बृहदारण्य उपनिषद में। तो ये भी बातें पूछी गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक, तो ये सारी बातें यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। अब एक और प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, भगवान कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, ये भी बात पूछी गई है। भगवान कृष्ण का उल्लेख ये किस उपनिषद में किया गया है, तो भगवान कृष्ण का जो उल्लेख है वो छांदोपनिषद में किया गया है। किस उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। तो ये पूरी उपनिषदों के बारे में जो 3 उपनिषद हमने बताया वो आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये होता है, ये एशियंट हिस्ट्री से प्रश्न है कि नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में है। एशियंट हिस्ट्री से प्रश्न है, तो वो कठोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। और याज्ञवल्क्य
यज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद ये किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में। भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि विश्व के किन प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन अधिक होता है? तो वो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, यहां पे नोट करेंगे, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो है, विश्व में भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे और रसीले फलों का उत्पादन मिलता है। अब भूमध्य सागरीय प्रदेशों का अगर आपसे पूछ ले कि विस्तार कहां से कहां तक है, तो वे गोलार्ध में जो है, गोलार्ध एक बनाएंगे और ये आपका विषुवत रेखा ऊपर से 30 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री और 45 डिग्री के मध्य, और नीचे भी दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री और 45 डिग्री के मध्य क्या होता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर एंड दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 30 डिग्री उत्तरी से और दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ और नॉर्थ में। अब कुछ फलों के बारे में देख लेते हैं। फल के बारे में पूछा गया ना, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए भैया, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, अब फलों के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? देखो, फलों के बारे में अगर आपसे पूछे कि फल का मीठा स्वाद किसकी वजह से होता है, तो फल का मीठा स्वाद एग्जाम में पूछा गया है। इसमें एक शर्करा पाई जाती है, फल में फ्रैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है, जिसे फल शर्करा भी बोलते हैं। इसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है। अगर आपसे पूछे कि फलों का खट्टा स्वाद किस चीज की वजह से होता है, तो इसमें एक एसिड पाई जाती है जिसे कहते हैं, कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड बोलते हैं। और इसके कारण फलों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, सिट्रिक एसिड के कारण। अब एक प्रश्न और, अगर आपसे पूछे कि फल का अध्ययन क्या कहलाता है, अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कि फल का अध्ययन ये जो है क्या कहलाता है, तो फल का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फल का अध्ययन। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, विश्व के किन प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन अधिक होता है, तो वो होता है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। किस प्रदेशों में? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। अगर आपसे पूछे कि विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका विस्तार 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ तक के बीच में, और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री साउथ तक के बीच में जो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों का विस्तार पाया जाता है। मीठा स्वाद किस वजह से होता है? तो फ्रैक्टोज के कारण फलों का जो मीठा स्वाद है, फ्रैक्टोज के कारण फलों का जो खट्टा स्वाद है वो सिट्रिक अम्ल के कारण, और फलों का जो अध्ययन है कहलाता क्या है? पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? तो अंतिम बार जीता तो सबसे अंतिम बार भारत ने स्वर्ण पदक 1980 में जीता था, और 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था। कहां पे? मॉस्को ओलंपिक में भारत अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता था, वो भी हॉकी में। अगर आपसे पूछे कि भारत अपना पहला स्वर्ण, हॉकी की बात हो रही है यहाँ पे, हॉकी में पहला स्वर्ण पदक भारत अपना कब जीता था? तो वो जीता था 1928 में। कब होता? 1928 में जीता था। अगर आपसे पूछे कि भारत हॉकी की बात हो रही है ना, हॉकी में अगर आपसे पूछे कि कुल स्वर्ण पदक भारत कितना जीता है, हॉकी में कुल स्वर्ण पदक भारत कितना जीता है, तो वो 8 स्वर्ण पदक भारत अब तक हॉकी में जीता है। अब अस्थायी रूप से पूछा जाए कि ओलंपिक को हॉकी में कब शामिल किया गया, ओलंपिक में हॉकी कब शामिल किया गया, अस्थायी रूप से ओलंपिक में हॉकी शामिल कब हुआ था, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे 1928 में शामिल हुआ था। 1928 में शामिल हुआ था। तो और ये था ये था एम्स्टर्डम ओलंपिक। एम्स्टर्डम का ओलंपिक हो रहा था नीदरलैंड में, और इसमें सबसे पहले हॉकी को शामिल किया गया था।
तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। कह रहा कि भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार जीता, तो वो जीते थे 1980 में, भारत अंतिम बार स्वर्ण पदक जीते थे। और मास्को ओलंपिक की बात करें तो ये अंतिम बार स्वर्ण पदक जो है भारत मास्को में ओलंपिक में जीता था। और हॉकी से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत हॉकी में पहली बार पदक कब जीता था, तो पहली बार पूछ ले 1928 में जीता था, एम्स्टर्डम यही वाला ओलंपिक था। और अंतिम बार पदक कब जीता 1980 में, वो कौन सा ओलंपिक था, मास्को में हो रहा था। मास्को कहाँ पे है, रूस की राजधानी है मास्को। एम्स्टर्डम कहाँ पे, नीदरलैंड में, जो पहले नाम था क्या, हॉलैंड। हॉकी की बात करें तो भारत कुल स्वर्ण पदक 8 बार जीत चुका है, और कुल हॉकी में भारत कुल 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है। ओलंपिक में हॉकी को शामिल कब किया गया, 1928 में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत में जो था जनसंख्या घनत्व 382 था, 382। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जनसंख्या घनत्व के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि भारत में यहाँ पे लिख लेते हैं, भारत में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है, सर्वाधिक जन घनत्व किस राज्य में है, तो वो है आपके बिहार राज्य में। किस राज्य में, बिहार में। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम जन घनत्व किस राज्य का है, तो वो आप लोग बताएंगे किस राज्य का है, वो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व है। और बिहार का जो जनघनत्व 1106 है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है मात्र 17 था, यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में थी, सर्वाधिक जनसंख्या पूछ ले भारत की किस राज्य में थी, वो थी आपके उत्तर प्रदेश में। किस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या था। और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या किस प्रदेश में थी, सबसे कम जनसंख्या किस प्रदेश में थी, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पे थी सबसे कम जनसंख्या, वो आपके सिक्किम में थी। कहाँ पे, सिक्किम में थी। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि भारत की जनसंख्या घनत्व था तो 382 था जन घनत्व। और सबसे ज्यादा जो जन घनत्व भारत के बिहार राज्य में, और सबसे कम जो जन घनत्व है ये था भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और कब था, कितना था, 17। और बिहार में कितना था, 1106 था, 1106 था। अब आगे बात कर लेते हैं, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है भारत में, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। सबसे कम जनसंख्या भारत की किस राज्य में है, तो वो है आपके सिक्किम राज्य में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये, और मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है, कह रहा है कि ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखे थे, इसकी रचना आपके विवेकानंद ने किया था। विवेकानंद, जिसके जन्मदिन पे हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी के दिन, विवेकानंद जी ने किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन अपने गुरुजी के नाम पे, इनका गुरुजी का नाम था क्या, रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना किया 1897 में, 1897 में। और इसका हेडक्वार्टर इन्होंने कहाँ पे बना दिया, इसका हेडक्वार्टर बना दिया वेलूर मठ में। कहाँ पे, वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर बना दिया, जो कि कोलकाता में पड़ता है। और अपने गुरुजी के नाम पर इसका नाम रखे थे। और इसकी स्थापना कौन किए थे, विवेकानंद जी ने किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक था आपका विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन। ये पूछा जाता है कि विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ। तो विश्व धर्म सम्मेलन ये हुआ था 1893 में। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, 1893 में। अब ये कहाँ पे हुआ था, तो शिकागो में हुआ था। अब शिकागो कहाँ पे है, तो ये अमेरिका में है। अमेरिका कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, शिकागो में। और यहाँ पे एक खास बात थी कि यहाँ पे भारत की ओर से कौन गए थे,
तो भारत से गए थे विवेकानंद जी, भारत से गए थे तो विश्व धर्म सम्मेलन में, और वहां पे भारत की एक अमिट छाप छोड़ करके आए थे। तो देखिए प्रश्न है कि ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमारा प्रश्न क्या है कि ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखे थे विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था अपने गुरु जी के नाम पर, और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था और उसका हेडक्वार्टर वेलूर मठ में बनाया था। और विश्व धर्म सम्मेलन यहाँ पे भारत की ओर से विवेकानंद जी गए थे और 1893 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये शिकागो में हुआ था। शिकागो कहाँ पे है? अमेरिका में। मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो है ये मीर कासिम की राजधानी थी, और मीर कासिम की पहले राजधानी थी इसकी कहाँ पे? मुर्शिदाबाद। पहले राजधानी थी इनकी मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से ये ला करके राजधानी कहाँ पे कर दिया था? इसके बाद ये कर दिया था कहाँ पे? मुंगेर में। मुर्शिदाबाद से ये राजधानी कहाँ पे कर दिया था? मुंगेर में कर दिया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जो मीर कासिम था ना, देखिए मीर कासिम के बारे में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था। रॉबर्ट क्लाइव के हाथ की कठपुतली कौन था? मीर जाफर था। रॉबर्ट क्लाइव के हाथ की कठपुतली ये कौन था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। रॉबर्ट क्लाइव के हाथ की कठपुतली मीर जाफर था। और मीर जाफर का दामाद कौन था? मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। तो ये था मीर कासिम का इंट्रोडक्शन। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मीर कासिम का इंट्रोडक्शन था कि रॉबर्ट क्लाइव के जो हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो है ये मीर कासिम की राजधानी थी। मुंगेर किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की राजधानी थी। पहले मीर कासिम की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। इसने मुर्शिदाबाद से राजधानी स्थानांतरण करके कहाँ लाया था? वो लाया था मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में लाया था। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली कौन था? मीर जाफर था। और मीर जाफर का दामाद कौन था? मीर कासिम था। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उच्चतम लवणता पाई जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न है, और ये था आपका मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न। यहाँ पे जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन आपका होगा। देखिए उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो ये वान झील में पाई जाती है। उच्चतम लवणता की झील में पाई जाती है? तो ये वान झील में पाई जाती है। और वान झील कहाँ पे है? तो वो तुर्की में स्थित है। अब इसकी लवणता कितनी है? अगर आपसे पूछे वान झील की लवणता कितनी है, तो वो इसकी लवणता है 330 ग्राम प्रति हजार में इसको मापते हैं। तो इसकी लवणता कितनी है? 330 ग्राम प्रति हजार। जबकि सागर का जो जल होता है, समुद्र का जो जल होता है, तो उसकी लवणता की बात करें, वो होता है सागर का या फिर समुद्र का जो जल होता है, उसकी जो लवणता होती है वो 35 ग्राम प्रति हजार होता है। 35 ग्राम प्रति हजार होता है। तो अब जब आप लोग गेस लगा सकते हैं कि वान झील, जो तुर्की में वान झील है, उसकी लवणता कितनी अधिक होगी। अब कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मृत सागर के बारे में, मृत सागर झील ये भी खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ पे स्थित है, तो मृत सागर झील हमने बताया था ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा के बीच में, दोनों के बीच में है। इजराइल एंड जॉर्डन, दो कंट्री, इन दोनों के बीच स्थित है। ठीक, इन दोनों के बीच स्थित है। अब एक और झील के बारे में ध्यान रखेंगे जिसे क्या बोलते हैं? ग्रेट साल्ट लेक, यानी कि ग्रेट साल्ट झील। अगर आपसे पूछे कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है अमेरिका में। कहाँ पे?
अमेरिका में। तो ये कुछ झीलों के बारे में हमने बताया जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो उच्चतम जो लवणता है वो वान झील में पाई जाती है। किस झील में? वान झील में उच्चतम लवणता पाई जाती है। और वान झील कहाँ पे है? तुर्की में स्थित है। अब लवणता के बारे में बात करें कि अगर आपसे पूछे कि वान झील की लवणता कितनी है, 330 ग्राम प्रति हजार इसकी लवणता है। कितना? 330 ग्राम प्रति हजार। और समुद्र का जो जल होता है इसकी लवणता मात्र 35 ग्राम प्रति हजार होती है। और मृत सागर की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। कहाँ पे? इजराइल और जॉर्डन के बीच। और ग्रेट सागर की बात करें, ये अमेरिका में स्थित है। ग्रेट क्या बोलते हैं? ग्रेट साल्ट लेक, ये कहाँ पे स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मपूतो किस देश की राजधानी है? तो मपूतो जो है ये मोजाम्बिक की राजधानी है। मोजाम्बिक कहाँ पे है? मपूतो मोजाम्बिक की राजधानी है। मोजाम्बिक किस महाद्वीप का कंट्री है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का कंट्री है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया है। ठीक, अब कुछ देश और उसकी राजधानियों के बारे में चलिए देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि घाना की राजधानी एग्जाम में पूछा गया है, घाना की कैपिटल बताइए। तो घाना की जो कैपिटल होती है वो है आक्रा। क्या होती है? आक्रा। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे घाना का हो गया और इसके बाद आप लोग बताएंगे कि अंगोला का कैपिटल बताएंगे। अंगोला का राजधानी बता दीजिए। तो इसकी राजधानी है लुआंडा। क्या है? लुआंडा इसकी राजधानी है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि वहीं पे एक है आपका बोर्नियो सेशल्स, तो एक है आपका कौन सा? सेशल्स। सेशल्स के बारे में क्या आप लोग बताएंगे? सेशल्स के बारे में आप लोग बता दीजिए कि इसकी जो है इसकी कैपिटल क्या है? सेशल्स की राजधानी बता दीजिए। तो सेशल्स की अगर राजधानी बताएगा पूछेगा तो इसकी राजधानी है विक्टोरिया। विक्टोरिया इनकी राजधानी है। और विक्टोरिया के बारे में यहाँ पे और कुछ चीज़ें अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है? विक्टोरिया झील पूछ ले कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया झील ये अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप से यहीं से विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप से ही क्या निकलती है? एक नील नदी निकलती है। और विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, झील है। अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में बात करें तो वो स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। और तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए मपूतो किस देश की राजधानी है? तो मपूतो मोजाम्बिक की राजधानी है। कहाँ की? मोजाम्बिक की राजधानी है। और ये अफ्रीका महाद्वीप का है। अफ्रीका। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और घाना की बात करें तो घाना की राजधानी अक्रा है। और अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा है। और बात कर लेते हैं वहीं पे सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। और विक्टोरिया झील पूछ ले तो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में है, यहाँ पे अफ्रीका लिखिए। और विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के लोगो में किस पेड़ का चित्र है? तो आरबीआई के लोगो में किस पेड़ का चित्र है? तो इसके लोगो में चित्र है, यहाँ पे नोट करेंगे। आरबीआई के लोगो में ये है ताड़ के वृक्ष का चित्र। ताड़ के वृक्ष का चित्र है। और इसके लोगों में एक बाघ का भी चित्र मिलता है। किसका? बाघ का चित्र मिलता है। आरबीआई के बारे में बात कर ले थोड़ा सी। तो आरबीआई की बात करें, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और मुख्यालय की बात करें आरबीआई का, तो इसका जो मुख्यालय है, पहले मुख्यालय था आरबीआई का, पहले मुख्यालय था वो कोलकाता में था। कहाँ पे? कोलकाता में आरबीआई का पहले मुख्यालय था। और वर्तमान समय जो मुख्यालय है आरबीआई का वर्तमान समय वो कहाँ पे है? वो है आपका मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे आरबीआई के बारे में ध्यान रखेंगे। और अगर आप पूछे कि इसके वर्तमान समय आरबीआई के
वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान समय गवर्नर कौन है? तो वो भी बात आप लोग नोट करेंगे, शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान समय गवर्नर है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो देखिए यूरोपीय जो संसद है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये लग्जमबर्ग में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक से। तो लग्जमबर्ग में इसका मुख्यालय है। ठीक, लग्जमबर्ग में इसका मुख्यालय है। और आगे बात कर लेते हैं। आगे कुछ यूनिसेफ का मुख्यालय बता दिए जी, यूएनईपी का, यूएनडीपी का, सबका मुख्यालय बताइए। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर बता दीजिए कहाँ पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। और अगर आपसे पूछे कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक, ये दो बातें हो गई। अगर आपसे पूछे कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग ध्यान रखेंगे 1948 में स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? जिनेवा में इसकी हेडक्वार्टर है। अब और एक और आप लोग बता दीजिए, यूएनडीपी का मुख्यालय बता दीजिए। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर बता दीजिए कहाँ पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में स्थित है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे है? लग्जमबर्ग में है यूरोपीय संसद का मुख्यालय, जबकि WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये था आपका क्लास जिसे हमने आपको कराया। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, कैसा लगा। और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना ना भूलिए। पढ़ते रहिए आप लोग मेहनत से और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं होता है।